हेलो एवरीवन। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के यूनिट 3 में आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र प्राइस, स्थानांतरण मूल्य। स्थानांतरण मूल्य का सामान्य परिचय, उसके आवश्यक तत्व, उद्देश्य एवं स्थानांतरण मूल्य की विधियाँ। स्थानांतरण मूल्य: जब संस्था के विभिन्न विभागों में वस्तु अथवा सेवा का आंतरिक विभागीय हस्तांतरण होता है, अर्थात एक विभाग द्वारा उत्पादित वस्तु दूसरे विभाग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो यह आंतरिक हस्तांतरण एक समस्या उत्पन्न करता है। यह समस्या वस्तु अथवा सेवा के मूल्य से संबंधित होती है, जिस पर उत्पादक विभाग क्रेता विभाग को उस वस्तु की पूर्ति करता है। तो संस्था के विभाग जिस मूल्य पर वस्तु या सेवा का आंतरिक विभागीय स्थानांतरण करते हैं, जिस मूल्य पर उत्पादक विभाग क्रेता को उत्पाद की पूर्ति करता है, वह मूल्य स्थानांतरण मूल्य कहलाता है। व्यवसाय में विभागीय कार्यक्षमता को मापने के लिए एक सुव्यवस्थित स्थानांतरण मूल्य नीति का होना आवश्यक है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, स्थानांतरण मूल्य वह मूल्य है जो एक संस्था की उप इकाई, विभाग अथवा खंड द्वारा उसी संस्था की दूसरी इकाई से वस्तु या सेवा की पूर्ति के बदले भुगतान की जाती है, वसूल की जाती है अथवा भुगतान की जाती है। सुदृढ़ स्थानांतरण मूल्य पद्धति के आवश्यक तत्व: स्थानांतरण मूल्य की नीति को निर्धारित करना हर संस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। स्थानांतरण मूल्य विधि के चुनाव से पहले यह भी जान लेना आवश्यक है कि एक स्थानांतरण मूल्य पद्धति सुदृढ़ कैसे बने, उसमें किन किन चीज़ों, किन किन आवश्यक तत्वों का समावेश होना जरूरी है। पहला होता है सरलता से समझने योग्य। यदि पद्धति सरलता से समझने योग्य नहीं है तो उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो सकता, अर्थात पद्धति सरल, सहज, समझने योग्य होनी चाहिए ताकि उसका क्रियान्वयन आसानी से किया जा सके। उचित मूल्य का निर्धारण: स्थानांतरण मूल्य इस सुदृढ़ स्थानांतरण मूल्य पद्धति से उचित मूल्य का निर्धारण करने वाली होनी चाहिए। यदि मूल्य उचित नहीं होगा तो विभागाध्यक्ष, चाहे वह क्रेता विभाग का हो चाहे विक्रेता विभाग का, किसी को भी प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा। विभागों को बाजार से सूचनाएं एकत्रित करने की स्वतंत्रता: विभागों को, उप विभागों को बाजार से सूचनाएं एकत्रित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सूचनाएं एकत्रित यदि वो कर पाएंगे तभी वह सही या उचित स्थानांतरण मूल्य का निर्धारण कर पाएंगे। आपसी मोलभाव या सौदेबाजी का अधिकार: विक्रेता विभाग का प्रबंधक हो अथवा क्रेता विभाग का प्रबंधक, दोनों को ही स्थानांतरण मूल्य निर्धारित करने के लिए आपसी मोलभाव या सौदेबाजी करने का अधिकार होना चाहिए। आपसी मोलभाव के द्वारा तय किया गया स्थानांतरण मूल्य सही होता है। स्थानांतरण मूल्य संबंधी नियमों की संरचना: वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा आपसी मोलभाव के आधार पर मूल्य निश्चित किए जाने के लिए मूल्य निर्धारण संबंधी नियमों की संरचना भी की जानी चाहिए, ताकि बाद में यदि किसी प्रकार का विवाद हो तो इन नियमों के आधार पर उन विवादों का निपटारा किया जा सके। साथ ही विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता पद्धति को अपनाना भी जरूरी रहता है। स्थानांतरण मूल्य के निर्धारण के पश्चात उसके अवलोकन, परीक्षण व पुनर्निरीक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यदि उसमें संशोधन करना पड़े तो एक निर्धारित समयावधि के अंदर वह संशोधन किया जा सके। कुल मिलाकर संस्था के लाभों को अधिकतम करने वाला मूल्य, संस्था के लाभों को अधिकतम करने वाला स्थानांतरण मूल्य ही अच्छा माना जाता है। सुदृढ़ स्थानांतरण मूल्य पद्धति वही है जो संस्था के लाभों को अधिकतम कर पाए। स्थानांतरण मूल्य पद्धति के उद्देश्य: किसी भी वस्तु या सेवा के अंतर्विभागीय स्थानांतरण पर निर्धारित किया गया मूल्य एक विभाग के लिए आय तथा दूसरे विभाग के लिए लागत होता है। इस प्रकार वस्तु या सेवा का यह अंतर्विभागीय स्थानांतरण मूल्य दोनों ही विभागों के लाभों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए विक्रेता विभाग को जो लाभ होगा वह विक्रेता विभाग को लाभ तब होगा जब वह हस्तांतरित किए जाने वाले उत्पाद या सेवा पर अधिक मूल्य वसूल करे, किंतु क्रेता विभाग को जब यह बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य उसकी लागत को अधिकतम करेगा तो क्रेता विभाग को इससे हानि हो जाएगी। इसलिए स्थानांतरण मूल्य प्रत्येक विभाग की कार्यक्षमता के मूल्यांकन को चूँकि प्रभावित करने वाला होता है, अतः
को निर्धारित करने के उद्देश्यों का ध्यान में रखना आवश्यक है। स्थानांतरण मूल्य के उद्देश्यों में विभागीय क्षमता के उचित मूल्यांकन में सहायक करने वाला मूल्य होना चाहिए, लाभदायकता को प्रोत्साहित करने वाला मूल्य होना चाहिए। स्थानांतरण मूल्य यदि विभागीय क्षमता का उचित मूल्यांकन न कर पाए, यदि वह विभागीय लाभदायकता को प्रोत्साहित न कर पाए, उस लाभदायकता को बढ़ाने में यदि वो सहायक न हो, तो वह अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए इन दोनों ही उद्देश्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। फिर विभागों की स्वायत्ता व अधिकारों को बनाए रखने वाला भी होना चाहिए। यदि स्थानांतरण मूल्य के कारण किसी भी प्रकार से विभागों की स्वायत्ता कम होती है, उसके अधिकार कम होते हैं, तो वह स्थानांतरण मूल्य अच्छा नहीं माना जाता। स्थानांतरण मूल्य न केवल विभागों के लक्ष्य वरन संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक होना चाहिए। विभिन्न देशों में संचालित विभागों में बंटवारे हेतु उपयुक्त स्थानांतरण मूल्य का प्रयोग बहुराष्ट्रीय व्यवसाय के लाभों को विभिन्न देशों में संचालित विभागों में बंटवारे के लिए भी किया जाना चाहिए। बंटवारे की इस प्रक्रिया को इस प्रकार से सुनिश्चित करना चाहिए ताकि व्यवसाय के सभी दायित्व कम हो सकें, कर व दर में कमी आ सके। अर्थात स्थानांतरण मूल्य पद्धति के उद्देश्य निर्धारित करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है। स्थानांतरण मूल्य निर्धारण की विधियाँ। स्थानांतरण मूल्य पद्धति के उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद आवश्यक है कि उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मूल्य निर्धारण की विधियों पर ध्यान दिया जाए। स्थानांतरण मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई गई विधियों में पहला होता है बाजार मूल्य पद्धति। बाजार मूल्य से आशय उस मूल्य से होता है जिसे क्रेता बाजार में किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के बदले विक्रेता को देता है। मार्केट प्राइस हम सभी जानते हैं, ऐसा प्राइस होता है जो खरीदने वाला भुगतान करता है विक्रेता को किसी वस्तु या सेवा के बदले। अतः मार्केट प्राइस को उचित हस्तांतरण मूल्य माना जाता है, क्योंकि यदि वस्तु संस्था के किसी विभाग से नहीं खरीदी जाती तो अंततः उस वस्तु को बाजार से चालू मूल्य पर ही खरीदना पड़ता। अतः बाजार मूल्य को उचित हस्तांतरण मूल्य माना जाता है। दूसरी विधि है यहाँ लागत आधारित मूल्य विधि। लागत आधारित मूल्य विधि में हम यदि किसी वस्तु का बाजार उपलब्ध नहीं हो या बाजार से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध न हो, तो फिर संस्था की लागत को ही आधार मानकर स्थानांतरण मूल्य तय करना पड़ता है। अतः स्थानांतरण मूल्य के लिए निम्नलिखित में से किसी भी लागत को आधार बनाया जा सकता है। पहला होता है अवसर लागत विधि। अवसर लागत पर आधारित स्थानांतरण मूल्य उस न्यूनतम मूल्य को निर्धारित करता है जिससे कम पर विक्रेता अपना उत्पाद बेचना नहीं चाहता। यदि वह बेचेगा तो उसे हानि होगी। और उस अधिकतम मूल्य को भी निर्धारित करता है जिससे अधिक मूल्य क्रेता कदापि नहीं देना चाहता। अर्थात विक्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य और क्रेता द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य अवसर लागत पर निर्धारित किया जाता है। बाजार मूल्य अवसर लागत की धारणा पर ही आधारित होता है। लागत आधारित मूल्य विधि में दूसरी विधि अपनाई जा सकती है परिवर्तनशील लागत विधि। परिवर्तनशील लागत में हम प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम व परिवर्तनशील कारखाना ऊपरी व्यय को शामिल करते हैं। इसी तरह वास्तविक कुल लागत विधि में कुल लागत के अंतर्गत हम प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम व कारखाना ऊपरी व्यय को शामिल करते हैं। इन दोनों विधियों में केवल लागतों को ही शामिल किया गया। तीसरी विधि में कुल लागत के साथ साथ लाभ का एक निश्चित प्रतिशत भी शामिल किया जाता है। प्रथम दोनों विधियों का विक्रेता विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि इस मूल्य पर उन्हें लाभ की प्राप्ति नहीं होती। किंतु तीसरी पद्धति में विक्रेता को तो लाभ की प्राप्ति होती है, क्रेता उसका विरोध करता है क्योंकि उसकी उत्पादन की लागत इस लाभ की मात्रा से बढ़ जाती है। अतः हस्तांतरण मूल्य के रूप में लागत विधि के अंतर्गत जो अंतिम विधि दी गई है प्रमाप लागत विधि, उसको अपनाना उचित माना जाता है। हस्तांतरण मूल्य के रूप में प्रमाप लागत विधि द्वारा निर्धारित प्रमाप मूल्य को स्थानांतरण मूल्य के रूप में चयनित करना अच्छा माना जाता है। आपसी मोल भाव विधि।
इस विधि के अंतर्गत दोनों ही विभागों के प्रबंधक, चाहे वह क्रेता विभाग का हो अथवा विक्रेता विभाग का, एक स्वतंत्र फर्म के प्रबंधक के रूप में मूल्य निर्धारण हेतु सौदेबाजी करते हैं। संस्था के लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपसी मोलभाव विधि के द्वारा तय किया गया मूल्य काफ़ी सहायक होता है। क्योंकि इस प्रकार के मूल्य निर्धारण में क्रेता विभाग और विक्रेता विभाग दोनों की ही कुशलता देखने को मिलती है। दोहरा मूल्य विधि, इस विधि के अंतर्गत स्थानांतरण मूल्य के लिए दो मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। एक तो मूल्य विक्रेता विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है और दूसरा मूल्य क्रेता विभाग के द्वारा। विक्रय विभाग स्थानांतरित वस्तु को लागत में एक निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर उस वस्तु को विक्रय करता है, जबकि क्रेता विभाग, खरीदने वाला विभाग, स्थानांतरण मूल्य हेतु बाजार मूल्य को लेता है। जब दोनों ही विभागों द्वारा लिए गए स्थानांतरण मूल्यों में अंतर है, तब एक विशेष लेखांकन पद्धति द्वारा हिसाब किया जाता है। धन्यवाद।